हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं सचिन शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर, आपका वेलकम करता हूं हमारे स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में। तो बच्चों, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कक्षा 12th का अध्याय 2 चल रहा है हमारा, जो कि है प्रकाश का अपवर्तन एवं पूर्ण परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का अपवर्तन जो है हमने पहली 2 से 3 वीडियो में कवर कर दिया है। तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए आप जो है पुरानी 3 वीडियोस को आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक बचता है वो आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो इसके लिए आप एक चीज़ समझ लो कि प्रकाश का जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो यहाँ हम इसे परावर्तन का नाम दे रहे हैं, परंतु ये अपवर्तन ही होता है। तो ऐसे आपतन कोण होते हैं जिस पर प्रकाश जो है जिस माध्यम से जाता है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, परंतु ये जो घटना होती है ये अपवर्तन के कारण ही होती है। इस वजह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परावर्तन के चैप्टर में नहीं लिया जाता। एक होता है प्रकाश का परावर्तन और यहाँ क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि दोनों चैप्टर के जब आप नाम पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये चैप्टर आपस में शामिल होने चाहिए थे, परंतु ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ प्रकाश के परावर्तन के अध्याय में, चैप्टर में केवल परावर्तन ही पढ़ाया जाता है, अपवर्तन नहीं पढ़ाया जाता। परंतु जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये अपवर्तन की घटना पर ही आधारित होता है। आंतरिक परावर्तन अपवर्तन पर ही आधारित होता है, अपवर्तन पर ही आधारित होता है। इस वजह से ये अपवर्तन के अध्याय में पढ़ाया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना है, जो कि ये मान के चले कि हमने कई बार ऐसा सुना होगा मरीचिका के बारे में, कि रेगिस्तान में जाते हैं और पानी दूर कुछ दूरी पर पानी होने का हमें भ्रम हो जाता है। ये एक प्रकार की मरीचिका होती है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण है, ये हमने समझ लिया। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो डिटेल में पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका मैंने टॉपिक लिख लिया है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किसका परावर्तन है, प्रकाश का। इसका आगे प्रकाश और लिख देते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्या होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, जब प्रकाश हम मानते हैं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो एक कोण पर आपतित होता है। मान लिया हमने सघन माध्यम हमने यहाँ लिया हुआ है, विरल माध्यम हमने यहाँ लिया हुआ है, तो प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से जब विरल माध्यम पर जाती है, तो ये जो सीमा पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ कह सकते हो या अंतरा पृष्ठ कह सकते हो इसे। तो जो सीमा पृष्ठ है, दो माध्यमों के बीच में जो सीमा पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर जाकर इस बिंदु पर टकराता है और टकराने के बाद ये उसमें पार निकल जाता है। तो पार निकलने पर क्या होता है, जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, दूर हट जाती है। तो दूर हटने का मतलब क्या है कि जो I1 कोण आपतन कोण था और जो R1 कोण अपवर्तन कोण है, तो ये R1 जो है I1 से बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, I1 जो है R1 से छोटा है। तो यहां पे क्या आ जाता है, R1 इज ग्रेटर देन I1। तो R1 जो है I1 से बड़ा है। अब यदि हम आपतन कोण का मान और बढ़ा दें, अभी हमने कुछ मान लेते हैं आपतन कोण हमने लिया, तो उसके लिए हमें अपवर्तन कोण मिल गया। अपवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा है यहाँ पे। यदि हम कहते हैं कि आपतन कोण को और बढ़ा दें, जितना वो I1 था I1 से और बढ़ा देते हैं। अब हमने I2 ले लिया, तो जब हम आपतन कोण को और बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण क्या होगा, ये भी बढ़ जाएगा। तो जब आपतन कोण को लगातार बढ़ाते जाते हैं तो अपवर्तन कोण भी बढ़ता चला जाता है। कब बढ़ता है ऐसा, ये जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरण जाती है। तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है, एक ऐसा समय आ जाता है जब आपतन कोण का मान इस प्रकार हो जाता है कि किरण, जो अपवर्तित किरण है, जो ये अपवर्तित किरण है, ये सीमा पृष्ठ के अनुदिश गति करना स्टार्ट कर देती है। यानी कि यहाँ से एक दूसरी किरण गई, दूसरी किरण ने यहाँ पर टकराई अभिलंब पर, अभिलंब पे ये जो कोण I2 बनाती है, और ये I2 इतना बड़ा बन जाता है कि
ये जो अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण इस प्रकार से आगे बढ़ जाती है। अब वो इस तरह से ना जाके इस तरह से चली जाती है, यानी अभिलंब से 90 डिग्री का कोण बना लेती है। तो ये हमारी अपवर्तित किरण थी। यहाँ पे अपवर्तित किरण ये थी हमारी। अब अपवर्तित किरण कौन सी है? ये है आपकी अपवर्तित किरण आपकी अब ये वाली किरण है। तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तित कोण 90 डिग्री हो जाता है, ये अपवर्तित कोण बन गया, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तित कोण 90 डिग्री हो जाता है, समकोण हो जाता है, उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। तो क्रांतिक कोण क्या होता है? आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण समकोण हो जाता है। समकोण यानी कि 90 डिग्री, समकोण हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण को इंग्लिश में क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्रांतिक कोण को क्रिटिकल एंगल हम बोलेंगे यहाँ पे। तो अब बात आती है कि I1 यहाँ पर क्या था? क्रांतिक कोण से कम था। क्रांतिक कोण को C से हम रिप्रेजेंट करते हैं, C, स्मॉल सी से बताते हैं। तो क्रांतिक कोण जो हमारा आपतन कोण था वो क्या था? C से छोटा था, C से छोटा था। यहाँ पर क्रांतिक कोण जो I1 है, I2 जो है हमारा आपतन कोण जो है वो C के बराबर हो जाता है। तो जब क्रांतिक कोण के बराबर आपतन कोण हो जाएगा तो किरण जो है, अपवर्तित किरण, वो सीमा पृष्ठ के अनुदिश चली जाती है और कोण कितना बन जाता है? अभिलंब से अपवर्तित किरण का 90 डिग्री बन जाता है। अब एक तीसरी स्थिति आती है, तीसरी स्थिति आती है यहाँ पे। तीसरी स्थिति क्या आती है? तीसरी स्थिति आती है कि I3 जो होगा, यानी कि आपतन कोण जो होगा, जो अभिलंब से आपतन कोण बनाएगा, वो आपतन कोण जो होगा वो C से बड़ा हो जाए। C से बड़ा कर देते हैं। हम पहले C से छोटा था आपतन कोण, अब C के बराबर हो गया तो 90 डिग्री का कोण बन गया। और जब C से ये बड़ा हो जाएगा आपतन कोण, तब उस स्थिति में ये किरण पार ना जा करके ये वापस लौट आएगी। क्या आ जाएगी? वापस लौट आएगी। यानी कि अपवर्तित किरण वो जो सघन माध्यम में ही वापस आ जाती है। सघन माध्यम से किरण गई थी और यहाँ इसका अपवर्तन हुआ, तो अपवर्तन कोण कितना हो गया? IR3। और ये C जो I3 था वो C से बड़ा हो जाता है और ये किरण जो है ये अपने माध्यम में वापस लौट आती है। तो इसी घटना को जिसमें आपतित किरण अपने माध्यम में, अपने सघन माध्यम में वापस लौट आती है, सघन माध्यम में वापस लौट आती है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो ये इस घटना में अपवर्तित किरण जो है वो उसी माध्यम में आ जाती है जिस माध्यम में आपतित किरण थी। तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब करते हैं हम बात इसका अपवर्तनांक निकालने की। तो अपवर्तनांक में हम क्या निकालते हैं? हम ये मानते हैं कि जब किरण जो है
आपतित होती है सघन माध्यम से विरल माध्यम के लिए, तब उस समय I1 कोण है और जो कोण है वो R1 है। ठीक है, तो हमने कहा कि माध्यम 2 का, ये माध्यम 2 है और ये माध्यम 1 है हमारा, तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक हम कैसे निकालेंगे, n निकालेंगे हम यहाँ पे, और ये कैसे निकल जाएगा, माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, इस तरह से लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा, साइन I1 बटे साइन R1, क्या आ गया, साइन I1 बटे साइन R1, साइन I1 बटे साइन R1। और जब साइन, जो ये कोण था I1 और R1 जो थे कोण, ये यदि I1 C के बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है, यानी कि आपतन जो कोण है वो अब I1 ना होकर I2 हो जाता है। ठीक है, यानी कि C हो जाता है। अब मैं I1 की जगह इसको I ले लेता हूँ, इसको केवल R ले लेता हूँ, तो मैं कहता हूँ I जो है, आपतन कोण जो है वो C के बराबर हो जाता है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, साइन C बटे, और R कितना हो जाएगा, साइन R हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। कब हो जाता है, जब I बराबर हम C रख देते हैं क्रांतिक कोण, तो R बराबर 90 डिग्री हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये करते हैं। तो ये कितना आ गया, 1n2 को भी केवल n लिख लेते हैं, 1n2 को भी, तो n बराबर साइन C बटे साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो n बराबर साइन C आ जाता है, n बराबर साइन C। इस प्रकार से माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक हम निकाल सकते हैं, n बराबर माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। यदि इसको हम उल्टा कर दें, हम कहें माध्यम 1 का अपवर्तनांक, अभी हम किसका निकाल रहे थे, माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकाल रहे थे, माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकाल रहे थे। अब माध्यम 1 का अपवर्तनांक निकालते हैं। अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, 2 के सापेक्ष। तो हम क्या लिखेंगे, माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष, यानी कि 1n2 की जगह हमने क्या कर दिया, 2n1। तो ये हो जाता है 1/1n2 हो जाता है। 2n1 क्या होता है, 1/1n2, और 1n2 कितना है यहाँ पे, साइन C, तो 2n1 इस तरह 1/sin C हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर किरण को आपतित किया जाता है, यानी कि I3 जो था यहाँ पे वो C से बड़ा हो गया था, तो किरण अपने ही माध्यम में वापस आ गई थी, तो इसे ही हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, कि अपने माध्यम में ही किरण का वापस लौटाना, इसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसी पर आधारित कुछ परिघटनाएं हैं, तो कुछ परिघटनाएं हैं वो हम समझते हैं। तो उन परिघटनाओं में बहुत सारी परिघटनाएं होती है, मृग मरीचिका होती है, ऑप्टिकल फाइबर जो कि कहते हैं प्रकाशिक तंतु, वो प्रकाशिक तंतु वो इसी परिघटना पर कार्य करते हैं। तो वो कैसे काम करेंगे वो हम देखते हैं। तो स्टूडेंट, हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाओं पर 2 परिघटनाएं ली हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकाश का जो होता है, तो उसके जो है आधार पर हम 2 परिघटनाएं इस तरह से बता सकते हैं, जो कि क्या होती है। एक को कहते हैं रेगिस्तान की मरीचिका, रेगिस्तान की मरीचिका, मरीचिका को हम मायरेज बोलते हैं, MIRAGE। तो मरीचिका होती क्या है, रेगिस्तान की मरीचिका होती क्या है, उसे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं पहले। जब हम रेगिस्तान में चलते हैं, रेगिस्तान से गुजरते हैं पैदल, तब हमें क्या होता है कि हमें कुछ दूरी पर जल के होने का भ्रम होता है, यानी कि पानी के होने का भ्रम होता है। तो गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में जब हम चलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ दूरी पर पानी है, जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि रेगिस्तान में उन दूरी पर हमें पानी नहीं मिलता। फिर हम कुछ दूरी और चलते हैं तब भी हमें पानी होने का भ्रम होता है, परंतु ऐसा वहाँ तब भी नहीं होता। तो इसे कहते हैं रेगिस्तान की मरीचिका। तो ये होता क्यों है, क्या कारण है इसके होने का? तो होने का कारण ये है कि एक हमने चित्र बनाया है, चित्र से आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो वो क्या है, उसमें
कि ये एक पेड़ दिखाया गया है, एक पेड़ दिखाया गया है, पेड़ की पत्तियां हैं, पेड़ है ये। रेगिस्तान जब गर्मी के दिन चलते हैं, गर्मी के दिनों में जब सूर्य की विकिरण, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो रेगिस्तान का जो रेत है, तो रेत जो है गर्म हो जाता है। रेत जो है विकिरण को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण वो रेत की जो रेत है वो काफ़ी गर्म हो जाता है। तो रेत के गर्म होने की वजह से उसके ऊपर की जो परतें हैं, रेत के जो संपर्क में वायु की परत आती है, वायुमंडल की जो परत रेत के संपर्क में होगी वो भी गर्म होना स्टार्ट हो जाती है, वो भी गर्म होने लगती है, जिसके कारण वो हल्की हो जाती है। यदि वायु की परत गर्म होती है, वायु की परत गर्म होकर हल्की हो जाती है, तो जब हल्की हो जाएगी परत तो वो विरल माध्यम बनाती है। क्या बनाती है? विरल माध्यम बनाती है। तो हल्की होने का मतलब है कि गर्म परत, वायु की गर्म परत उसकी ठंडी परत की तुलना में विरल होती है, और ठंडी परत क्या हो जाएगी? इसका मतलब सघन हो जाएगी। तो जो रेत के संपर्क में वायु की परत है वो तो गर्म हो गई, वो तो विरल माध्यम बना रही है, और जो उसके ऊपर की परत होगी उनका तापमान जो नीचे वाली परत से कम होगा, तो इसका मतलब वो उसके अपेक्षा ठंडी होंगी, तो वे ऊपर की परत सघन माध्यम बनाएंगी। इसका मतलब यदि मैं एक परत ये मान लेता हूँ और ये जो है रेत मान लेता हूँ इधर, तो रेत के संपर्क में ये वाली परत आ रही है तो ये गर्म हो जाएगी, और ये इसके बाद जो दूसरी परत आएगी ये कम गर्म होगी, इसके बाद जो और परत आएगी वो कम गर्म होगी, इसके बाद जो और परत आएगी वो कम गर्म होगी। इसका मतलब ऊपर की परतें सघन और नीचे की आते आते विरल परतें हो जाती हैं। तो जब रेगिस्तान में चलते हैं तो कुछ दूरियों पर हमें पेड़ लगे हुए मिल जाते हैं। तो पेड़ से क्या होता है कि पेड़ से चलने वाली, किसी पेड़ वृक्ष से चलने वाली किरण, कोई प्रकाश किरण वृक्ष से टकराकर, सूर्य से जो किरण आएगी वृक्ष पे टकराएगी, जो वृक्ष किरण चलती है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, यानी कि सघन माध्यम से विरल में आती है। तो जब किरण कोई भी सघन माध्यम से विरल में आती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है, तो अभिलंब से ये दूर हटती चली जाएंगी। और क्योंकि एक आपतन कोण सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में किरण आती है तो आपतन कोण धीरे धीरे करके बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और वो एक ऐसे मान पर पहुंच जाता है जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है, यानी कि आई जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है। तो परत इस तरह से जो आपका सीमा पृष्ठ था उसके अनुदिश गमन करती है, और जैसे ही आई क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, आई जो है जो आपतन कोण है, जो ऊपर से किरण आ रही थी आपतन कोण आ रहा था वो क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, तो ये अपने ही तल में वापस लौट जाती है, इस तरह से वापस लौट जाती है। इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और ये किरणें लगातार अपवर्तनों से ये कहाँ पहुंच जाती है? प्रेक्षक की आंख में पहुंच जाती है, यानी कि यदि हम वहाँ पे चल रहे हैं रेगिस्तान में तो हमारी आंख तक पहुंच जाती है, और हमें ऐसा लगता है जैसे कि पेड़ उल्टा है, जमीन के नीचे पेड़ की आकृति हमें, प्रतिबिंब हमें उल्टी दिखाई देती है, यानी कि पेड़ हमें उल्टा दिखाई देता है जमीन के नीचे। अब आपने देखा होगा कि जहाँ पानी का तालाब वगैरह होता है, नदी वगैरह होती है, तो उसके आसपास जो पेड़ होते हैं उनकी परछाई हमें जो है तालाब में दिखाई देती है। तो हमें तालाब में कैसी दिखाई देती है परछाई? उल्टी दिखाई देती है, यानी कि प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है पेड़ का, वो हमें पानी के अंदर दिखाई देता है और पानी के अंदर वो उल्टा दिखाई देता है। तो इसी प्रकार जब पेड़ का प्रतिबिंब हमें उल्टा दिखाई देता है तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे कि यहाँ पर हर जगह जल है, क्योंकि जल में ही प्रतिबिंब उल्टा दिखाई दे सकता है, क्योंकि जल में ही पेड़ का प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। तो ऐसा हमें महसूस होने चालू हो जाता है कि जैसे ये जो है सामने जल है और जल के जो है बाहर कोई पेड़ खड़ा है और उसका प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। तो इसलिए हमें जो ये किरण है वो यहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं। कहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं? यहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं, उल्टे प्रतिबिंब से आती हुई प्रतीत होती है, और हमें महसूस होता है जैसे कि कोई पेड़ उल्टा खड़ा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जल हो सकता है। तो ये भ्रम, इसी भ्रम को हम कहते हैं रेगिस्तान की मरीचिका।
रेगिस्तान की मरीचिका गर्मियों के कारण होती है, गर्मी में घटित होती है, रेगिस्तान में घटित होती है। परंतु एक ऐसी मरीचिका भी होती है जो कि ठंडे स्थानों पर भी घटित होती है। तो वो मरीचिका क्या है? उसे कहते हैं हम ऊर्ध्व मरीचिका। ये ऊर्ध्व मरीचिका को हम ठंडे प्रदेशों की मरीचिका भी कहते हैं। कैसे, क्या कहते हैं? ठंडे प्रदेशों की मरीचिका, जहां तापमान काफी कम रहता है, 0 डिग्री से नीचे तक चला जाता है, और जहां पर बर्फ जमती है, जमीन पे बर्फ जमती है या फिर समुद्र वगैरह में बर्फ जमती है, नदियों पर बर्फ जम जाती है, उन प्रदेशों की मरीचिका को कहते हैं ऊर्ध्व मरीचिका। और इसको इंग्लिश में लूमिंग या फिर सुपीरियर माइरेज भी कहते हैं, सुपीरियर माइरेज। तो लूमिंग या सुपीरियर माइरेज यानी कि ठंडे प्रदेशों की मरीचिका, ऊर्ध्व मरीचिका इसको बोलते हैं। तो एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि रेगिस्तान की मरीचिका ज़्यादातर लोग जानते हैं, उनको पता है कि रेगिस्तान में इस तरह का भ्रम हो जाता है, ठीक है। परंतु ऊर्ध्व मरीचिका के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ठंडे की रेगिस्तान में तो चलो हम मान लेते हैं कि गर्म रेत की वजह से हो जाता है ऐसा, परंतु यहाँ क्यों होता है ऐसा? ठंडे प्रदेशों में क्या कारण है? तो ठंडे प्रदेशों के कारण को हम समझते हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ कोई समुद्र वगैरह या तालाब या कोई नदी वगैरह है, ठीक है, कोई रिवर, नदी या तालाब, कोई तालाब नहीं, हम समुद्र मान लेते हैं। समुद्र में एक जहाज, हम मानते हैं कि जहाज चल रहा है, और यहाँ इस जगह पे बर्फ जमी हुई है। यहाँ क्या जमी हुई है? ये बर्फ जमी हुई है, इस पे बर्फ जमी हुई है। समुद्र में जहाँ बर्फ जमती है, नदी में जहाँ बर्फ जमती है, उसके नीचे का पानी जो है उसमें बर्फ नहीं जमती है। कुछ नीचे जो बर्फ़ की सतह है उससे जब हम कुछ नीचे आते हैं तो पानी हमें जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे मिलता है। तो पानी क्या होता है? यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है, यदि 0 डिग्री पे बर्फ़ जम जाती है, परंतु जो अंदर की सतह होती है वहाँ जल सामान्य रूप से रहता है, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये हम जब तापमान पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं हम पुराने वीडियोज़ में, तो वहाँ हम समझ सकते हैं इसे, वहाँ के वीडियोज़ आपको देखने चाहिए। तो बर्फ़ की परत है यहाँ पे, समुद्र में जहाज़ तैर रहा है धीरे धीरे। तो बर्फ़ के संपर्क में जो वायु की परतें आती हैं, ये वायु की परतें हैं, ये जब बर्फ़ के संपर्क में वायु की परतें आती हैं, वो परतें ठंडी होकर सघन हो जाती हैं। हमने क्या बताया था कि जब परतें गर्म होती हैं वायु की, तो वो हल्की हो जाती हैं, हल्के होकर उन्हें विरल माध्यम बोला जाएगा। और जब बर्फ़ के संपर्क में आकर परतें ठंडी हो जाएंगी तो उन्हें सघन माध्यम हम बोलेंगे, कि सघन माध्यम में वे परतें हैं, वो परतें सघन माध्यम बनाती हैं। तो क्योंकि ये परत ठंडी होगी, इसके ऊपर की परत कम ठंडी होगी, इसके ऊपर की परत कम ठंडी होगी, इसके ऊपर की परत कम ठंडी होगी, इस प्रकार से ऊपर की परतें विरल माध्यम बनाएंगी और नीचे की परतें सघन माध्यम बनाएंगी। नीचे की परतें सघन माध्यम बनाती हैं और ऊपर की परतें विरल माध्यम बनाती हैं, ठीक है। तो अब हम एक समुद्र में जहाज तैरता देख रहे हैं। जब उस जहाज से कोई किरण प्रकाश की आती है हमारे पास, सूर्य का प्रकाश जहाज पे पड़ेगा, जहाज से किरण टकराकर हम तक आएगी। तो हम कहाँ हैं? हम यहाँ पर सतह के आसपास कहीं पर हैं, जो सतह है इसके आसपास कहीं पर है, हम जहाज की स्थिति देख रहे हैं हम। तो हम कुछ दूरी पर हैं इससे। तो हमें क्या लगता है कि जब ये परत चलती है तो सघन माध्यम से ये विरल माध्यम में चलती है, सघन से विरल में जा रही है किरण, सघन से विरल में जाती है। तो हमने क्या पढ़ा था? जब सघन से विरल में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी कि जब सघन से विरल में जाएगी तो ये आपतन कोण बनेगा, और ये क्या बनेगा? अपवर्तन कोण बनेगा। आपतन कोण जितना बढ़ता जाएगा, ये आपतन कोण बढ़ जाता है, ये आपतन कोण अब बढ़ चुका है, तो ये किरण इस तरह से दूर हटती चली जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। और जैसे ही I बराबर आपतन कोण बराबर क्रांतिक कोण हो जाता है, तो किरण
ये जो सीमा पृष्ठ है इसके अनुदिश गति करता है, और जैसे ही आई जो है सी से बड़ा हो जाता है, क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, तो ये किरण अपने माध्यम में वापस लौट आती है। किस में आ जाती है? अपने माध्यम में वापस लौट आती है। जहाँ से इस तरह से गई थी इसी में ही वापस लौट आती है, सघन माध्यम में वापस लौटना प्रारंभ कर देती है, और इस प्रकार से जाती हुई ये लगातार बढ़ते आपतन कोण के साथ अपवर्तन कोण भी बढ़ता चला जाता है। तो जब क्रांतिक कोण से आपतन कोण बड़ा हो जाता है तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाती है, और जो पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक को ये किरण पहुंचती है प्रेक्षक की आंख तक, और ये प्रेक्षक को ऐसा लगता है कि किरणें कहाँ से आ रही हैं? यहाँ से आ रही है, आकाश से आ रही है। और इसका जो चित्र है, जहाज का चित्र, उसे आकाश में दिखता है, यानी कि उसे ऐसा लगता है कि जहाज आकाश में तैर रहा है, जहाज जो है वो आकाश में तैर रहा है, ऐसा उसे प्रतीत होने लग जाता है। उसका प्रतिबिंब, उसका उल्टा प्रतिबिंब ऊपर बन जाता है। तो कैसा प्रतिबिंब बन गया? यहाँ पे उल्टा बन गया, आभासी बन गया, और साथ में छोटा प्रतिबिंब बनेगा। जहाज जितना बड़ा नहीं दिखाई देगा प्रतिबिंब, जहाज से छोटा दिखाई देगा। तो उल्टा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है, और ऐसा उसे महसूस होता है कि किरणें ऊपर से आ रही हैं। तो इसे कहते हैं उधर मरीचिका, ठंडे प्रदेशों की मरीचिका, इंग्लिश में लूमिंग और सुपीरियर माइरेज। कुछ परिघटनाएं और भी हैं जो इस पर आधारित हैं, जो कि जैसे कि हीरे में क्या होता है? हीरे का चमकना। जैसे हम कहते हैं हीरे की बात कि हीरा चमकता है, हीरे का चमकना, हीरे को डायमंड बोलते हैं। तो डायमंड चमकता है। आपने यदि देखा हो कभी कि डायमंड को जब इस तरह से हिलाते हैं, इस तरह से, जैसे अंगूठी में भी है तो अंगूठी में इस तरह से हिला के देखते हैं, तो वो हमें चमकता हुआ महसूस होता है। या कि हीरे को इस तरह से आप किसी ने देखा हो तो, या फिर आप वीडियोस वगैरह जो है यूट्यूब पे आप देख सकते हो कि हीरा किस तरह से चमकता है, उसमें किसी न किसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो हीरे का चमकना कैसे होता है, क्यों होता है हीरे का चमकना? तो हीरे में भी क्या होता है कि जो हीरा होता है एक, उसे इस तरह से तराशा जाता है, उसकी बनावट इस तरह से ली जाती है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हीरा जो है पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर, सबसे रिजिड है। इससे रिजिड और कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा सॉलिड और कुछ नहीं है। हीरा सबसे ज़्यादा सॉलिड होता है, सबसे ज़्यादा कठोर होता है। तो हीरे से बहुत सारी धातुओं की कटाई की जाती है, जो धातुएं आसानी से अन्य धातुओं से नहीं कट पाती हैं, वो हीरे से कट जाती हैं। तो हीरे से भी कटाई की जाती है, हीरे से भी हम बहुत सारी चीज़ों की कटाई करते हैं। तो हीरा जो है डायमंड, वो चमकता है। कैसे चमकता है? तो हीरे की जो परतें होती हैं वो इस तरह से उसको जो है तराशा जाता है कि उसमें किरणें जब हीरे पे पड़ती हैं, जब किरण हीरे के ऊपर पड़ेगी, जैसे कि मान लीजिए मैं एक हीरा इस तरह से एक नॉर्मल फिगर बना लेता हूँ, एक इस तरह से हीरा बन जाता है, ठीक है। तो हीरे पे जब कोई परत पड़ती है, इस तरह से कोई परत पड़ती है, तो वो अंदर कई परतों से टकरा करके सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो इसी प्रकार से जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में वो गुजरती है, तो आपतन कोण जब अपवर्तन कोण, आपतन कोण जब इतना बड़ा हो जाता है कि क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, तो किरण पूर्ण परावर्तित हो जाती है, पूर्ण परावर्तित हो जाती है, और वो हमें वापस इसी माध्यम में मिल जाती है। तो किरण यहाँ से पड़ी और यहाँ से वापसी, तो ये हमें चमकता हुआ सा दिखाई देता है। तो इसी प्रकार यदि इसे इधर उधर करो तो वो आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। तो ये किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हो रहे हैं, वो एग्जाम्पल्स मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। तो बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण हम बता देते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो जैसे कि हीरे का चमकना, मैंने अभी आपको बताया कि हीरा कैसे चमकता है। इसी प्रकार जल में परखनली का भी चमकती है। जल में एक परखनली यदि रख दी जाए तो परखनली, क्योंकि कांच का माध्यम हो गया और जल में रखते हैं, तो परखनली से जो किरणें आती हैं, परखनली से जो किरणें होकर आती हैं, तो परखनली सघन माध्यम बनाती है, और जल जो बनाती है वो आपका विरल माध्यम होता है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब भी कोई किरण आएगी तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो सकती है। वो कब होगी? जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए भी दो शर्तें हैं जो कि आप
जो है आपको बता देता हूं मैं। क्या शर्तें हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए? कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। किससे? क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। साथ में जो दूसरी शर्त है वो ये है कि किरण जो है, सदैव प्रकाश किरण सघन से विरल में जानी चाहिए। सघन से विरल में जानी चाहिए। यदि प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है और आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ये शर्तें हैं इसकी। तो इसके अनुसार जब परख नली जो कांच की बनी होती है वो जल में वायु किरण अपनी प्रकाश किरण उससे जाती है तो सघन से विरल में जाते हुए उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसकी वजह से वो चमकती हुई हमें दिखाई देती है। इसी प्रकार कांच में पड़ी दरार का दिखाई देना। आपने देखा होगा कि जब कांच चटक जाता है तो कांच चटकने पर क्या होता है कि उसमें एक दरार आ जाती है। तो कांच चटकने के बाद भी टूटकर अलग नहीं होता, उसमें एक दरार आ जाती है जिसे कहते हैं वायु की दरार। क्या कहते हैं? वायु की दरार आ जाती है इसमें, यानी कि बीच में उस दरार में वायु भर जाती है। तो वो वायु कैसा माध्यम हो गया? विरल माध्यम हो गया। जबकि कांच कैसा माध्यम हो गया? सघन माध्यम हो गया। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होने के कारण वहां पर भी पड़ी जो दरार है, वो वायु की दरार, वो चमकने चालू हो जाती है। वो हमें चमकती हुई दिखाई देती है, वो अलग से दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो भी किस कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसी प्रकार जल अथवा कांच में वायु के बुलबुले का चमकना। यदि कोई हम दो कांच की छोटी छोटी प्लेट्स ले लें और उनके बीच में वायु का बुलबुला रख दें, उसमें वायु का बुलबुला डाल दें उसके बीच में और उन दोनों को चिपका दें, वायु का बुलबुला बीच में छोड़ दें। उनको चिपका देते समय वायु का बुलबुला उसके बीच में रह जाए, तो जब कांच से वायु में जाएगी तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाती है तो इधर उधर हिलाने पर हमें दिखता है कि प्रकाश किरण उस पर पड़ती है तो वो बुलबुला चमकना स्टार्ट हो जाता है, चमकना शुरू हो जाता है। तो उसे भी हम क्या कहेंगे कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से वहां बड़ा हो गया है, जिसकी वजह से वो बुलबुला चमकना स्टार्ट हो गया है। यही समान रूप से जल में भी होता है। तो जल में भी वायु का बुलबुला चमकता है, जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको हमारी कैसी लगी? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे हमने लगभग सभी कुछ बता दिया है। केवल एक टॉपिक इसमें और दो टॉपिक लगभग रह गए हैं इसमें। थोड़ा सा तो हमें प्रकाशिक तंतु के बारे में बताना है कि प्रकाशिक तंतु होते क्या हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स, और किस तरह से टेक्नोलॉजी हमारे लिए लाभदायक है, जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करती है। ठीक है, तो ये इससे क्या होता है कि हम जो ध्वनि को, जो कि किसी और जगह से आ रही होती है, बहुत दूरी पे से आ रही होती है, उसको बहुत साफ रूप में हम सुन पाते हैं। तो जितना भी ये प्रसारण होता है टीवी चैनल्स का, तो सारा ये सब प्रकाश तंतु पर आधारित है। तो ये कैसे होता है, किस तरह से होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। साथ में एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे कि यदि कोई मछली तालाब के जल में तैर रही है तो उस मछली को पूरा विश्व कैसा दिखाई देता है। जैसे कि हम इस पूरे विश्व को देख पाते हैं, हम अपने सामने सब चीज़ों को देख पाते हैं, तो हमें वो खूबसूरती जो प्रकृति की वो महसूस होती है। तो इसी प्रकार से जो एक मछली जल में तैर रही है तो उसको विश्व कैसा दिखाई दे रहा है, ऊपर का जो पूरा जो जगह है, पूरा विश्व किस तरह दिखाई देता है, तो उसका जो रेडियस है वो कैसा दिखाई देता है। यानी कि मछली यदि यहाँ पर है तो इस प्रकार से कैसी उसको दिखाई देता है ये विश्व पूरा। तो उसके लिए हम उसकी रेडियस निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं और उसके आधार पर एक आपको आंगिक उदाहरण भी उस पर बताया जाएगा। तो आंगिक उदाहरण एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए वो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझना चाहिए और इसके लिए आपको इसका नेक्स्ट टॉपिक जरूर देखना है, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना है। तो ये वीडियो हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। साथ में इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब पे आप जो है बेल आइकन ऑल का बटन क्लिक कीजिए ताकि हमारे सारे अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।